कहानी की शुरुआत एक ऐसी दुनिया से होती है जहां अचानक एक रहस्यमयी कल्टीवेशन वर्ल्ड यानी साधना की दुनिया गेम की तरह वास्तविक दुनिया में आ जाती है। इस दुनिया में कुछ ऐसे खिलाड़ी भी आते हैं जिनका उद्देश्य होता है खतरनाक राक्षसों का शिकार करना और अपनी शक्तियों को लगातार बढ़ाना। लेकिन जब से ये राक्षस वास्तविक दुनिया में दिखाई देने लगे थे, तब से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। एक के बाद एक शहर तबाह हो चुके थे और पूरी मानव सभ्यता विनाश के कगार पर पहुंच चुकी थी। इसी बीच सामने आता है एक बेहद शक्तिशाली दुश्मन, अल्टीमेट डेमन लॉर्ड यानी राक्षसों का सबसे शक्तिशाली राजा। हालात इतने गंभीर हो चुके थे कि इंसानों के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। कहा जाता है कि अब एक विशेष डबल पेरिशमेंट की स्थिति पैदा हो चुकी है और इस भयानक संकट को रोकने की आखिरी उम्मीद सिर्फ एक इंसान था, गू छिंशान। उससे कहा जाता है, तुम ही मानवता की आखिरी उम्मीद हो। लेकिन अल्टीमेट डेमन लॉर्ड को हराना आसान नहीं था। उसे रोकने के लिए एक खास तलवार की जरूरत थी, क्योंकि वही तलवार इस भयानक कर्म बंधन को काट सकती थी। गू छिंशान के साथ ही अपनी बची हुई सारी आध्यात्मिक शक्ति उसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे कहते हैं, मिस्टर गू, हमें अपनी सारी बची हुई शक्ति आपकी मदद के लिए इस्तेमाल करने दीजिए। अब सब कुछ आपके हाथों में है। इसके बाद इंसानों और राक्षसों के बीच चल रहा अंतहीन युद्ध अपने चरम पर पहुंच जाता है। आखिरकार इस युद्ध का परिणाम मानवता के लिए विनाशकारी होता है और वास्तविक दुनिया पूरी तरह अराजकता में बदलने लगती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद कुछ सैनिक रात के अंधेरे में एक जगह पहुंचते हैं जिसे डेड मैन पिट कहा जाता है। एक सैनिक अपने कमांडर से पूछता है, हम इतनी रात को यहाँ क्यों आए हैं? अगर हमें राक्षस मिल गए तो क्या होगा? कमांडर जवाब देता है, देखते हैं, शायद कोई और बचा हुआ शिकार यहाँ मिल जाए। वहाँ उन्हें कुछ शव दिखाई देते हैं और वे उनसे सामान निकालने लगते हैं। तभी एक सैनिक की नजर एक छोटी सी तलवार पर पड़ती है। वह तलवार देखने में बिल्कुल साधारण लगती है। वह कहता है, ये छोटी तलवार तो बिल्कुल साधारण दिखती है। लेकिन तभी वह शव पर एक और वार करने की कोशिश करता है और अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक मृत व्यक्ति फिर से जीवित हो जाता है। सैनिक हैरान रह जाते हैं। वह सोचता है, ये कैसे संभव है? अभी तो यह व्यक्ति मर चुका था। तभी उसे एहसास होता है कि शायद ये कोई सामान्य जगह नहीं है। वह सोचने लगता है, क्या यह असली दुनिया नहीं है? क्या हम उस गेम के अंदर मौजूद कल्टीवेशन वर्ल्ड में पहुंच चुके हैं? लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था। सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहा था? आखिर यहाँ हो क्या रहा था? तभी एक व्यक्ति उससे पूछता है, तुम कौन हो? अपना कमर वाला बैज दिखाओ। गू छिंशान अपना बैज देखता है। वह बैज कल्टीवेशन वर्ल्ड का था, लेकिन उसका डिजाइन बहुत पुराना था। सामने वाला व्यक्ति तुरंत अपना रवैया बदल देता है और कहता है, अरे ये तो गलतफहमी थी, तुम तो शियाओची कैंप के हमारे ही साथी हो। इसके बाद वह गू छिंशान से कहता है, मेरे साथ बैरक में चलो, यहाँ सुरक्षित नहीं है। लेकिन गू छिंशान को कुछ अजीब महसूस होता है। वह आसपास मौजूद सैनिकों को ध्यान से देखता है। उन सभी ने चमड़े के ऐसे कवच पहन रखे थे जो लगभग 10 साल पहले इस्तेमाल किए जाते थे। गू छिंशान हैरान होकर पूछता है, ये कौन सा साल है? जवाब मिलता है, चिंगपिंग का वर्ष। ये सुनकर गू छिंशान के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ आता है कि वह जिस समय में वापस आया है वह उस कल्टीवेशन वर्ल्ड से 10 साल पहले का समय है जो गेम में मौजूद था। और तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन सामने आता है, पहचान सफलतापूर्वक रीसेट हो गई है। वर्तमान पहचान मानव। अब उसकी पहचान है गू छिंशान, शियाओची कैंप की वैनगार्ड आर्मी का सैनिक। लेकिन असली रहस्य अभी सामने आना बाकी था। अचानक सिस्टम सक्रिय होता है और घोषणा करता है, वॉर गॉड सिस्टम सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया है। आपका साहसिक सफर जल्द ही दोबारा शुरू होगा। गू छिंशान ये देखकर समझ जाता है कि उसे दूसरा मौका मिल चुका है। वह अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाला है और उसके मन में सिर्फ एक ही बात होती है, मैं दोबारा जन्म ले चुका हूँ। लेकिन इस बार उसके पास भविष्य की जानकारी भी है और उसके पास है वॉर गॉड सिस्टम। अब देखना यह है कि गू छिंशान इस दूसरे मौके का इस्तेमाल करके भविष्य में होने वाले विनाश को रोक पाएगा या नहीं। अचानक उस युवक पर एक खतरनाक राक्षस हमला कर देता है। वह बिना समय गंवाए अपनी पूरी ताकत से उस राक्षस का सामना करता है। लेकिन सामने वाला राक्षस बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। उसके हमले से युवक को जोरदार झटका लगता है और वह समझ जाता है कि यहाँ अकेले लड़ना आसान नहीं होगा। तभी उसकी नजर सामने खड़े कई भयानक राक्षसों पर पड़ती है।
अंधेरी और तूफानी रात में उनकी चमकती हुई आंखें उसे घूर रही होती हैं। वह तुरंत समझ जाता है कि ये राक्षस यहाँ क्यों आए हैं। मृतकों की खाई में मौजूद लोगों के खून की गंध ने इन राक्षसों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। अब हालात बेहद खतरनाक हो चुके थे, लेकिन तभी उसकी नजर सामने बने एक कैंप पर पड़ती है। वहाँ आग जल रही थी और चारों तरफ सुरक्षा के इंतजाम दिखाई दे रहे थे। वह सोचता है कि शायद इन राक्षसों से बचने के लिए ये कैंप सबसे सुरक्षित जगह हो सकती है। हम इस कैंप में सुरक्षित रहेंगे। लेकिन उसके दिमाग में इससे भी बड़ी बात चल रही थी। उसे अपने पिछले जीवन की सारी बातें याद आने लगती हैं। उसे पता था कि इस दुनिया में बहुत जल्द साधना और शक्ति का एक नया युग शुरू होने वाला है। और सबसे खास बात यह थी कि उसका पुनर्जन्म इस घटना से पूरे 10 साल पहले हो चुका था। इसका मतलब था कि उसे भविष्य के बारे में वह सब कुछ पता था, जो बाकी लोगों को अभी पता भी नहीं था। अगर उसने सही समय पर अपनी शक्ति बढ़ा ली तो उसके पास आने वाली तबाही को रोकने का मौका था। शायद वह पूरी मानव जाति को होने वाले विनाश से बचा सकता था। लेकिन भविष्य को बदलने से पहले उसे अपना वर्तमान बचाना जरूरी था। उसे किसी भी तरह जीवित रहना था। तभी अचानक उसके सामने एक रहस्यमय सिस्टम दिखाई देता है। वह गॉड सिस्टम इंटरफेस सफलतापूर्वक अनलॉक हो गया है। क्या आप इसकी पहली क्षमता को सक्रिय करना चाहते हैं? वह बिना किसी झिझक के जवाब देता है, सक्रिय करो। सिस्टम के सक्रिय होते ही उसके सामने एक नई शक्ति का रास्ता खुल जाता है। अब उसे समझ आ जाता है कि अगर उसे इन राक्षसों का सामना करना है तो सीधे उनके पास जाकर लड़ना सही तरीका नहीं होगा। उसे दूर से हमला करना होगा। इसलिए सबसे पहले उसे अपनी साधना का स्तर तेजी से बढ़ाना होगा। तभी उसकी नजर धनुष और तीर पर पड़ती है। वह धनुष को उठाता है और उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। सिस्टम की मदद से वह धनुष चलाने की तकनीक को तुरंत सीख लेता है। वह खुद भी हैरान रह जाता है। मैंने धनुष चलाने की तकनीक तुरंत सीख ली, लेकिन अब उसके दिमाग में एक और सवाल आता है। अगर मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति को इस धनुष के साथ जोड़ दूं, तो क्या मेरा हमला और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा? वह अपनी शक्ति को धनुष के साथ जोड़ने की कोशिश करता है। अचानक उसके आसपास ऊर्जा तेजी से इकट्ठा होने लगती है। हवा में चमकती हुई शक्तियां दिखाई देने लगती हैं और पूरा माहौल बदल जाता है। उसकी शक्ति लगातार बढ़ती जाती है और तभी बूम, जमीन जोर से हिलने लगती है। आसपास की चीजें कांपने लगती हैं और युवक भी अचानक घबरा जाता है। ये क्या हुआ? कहीं भूकंप तो नहीं आ गया? कहानी की शुरुआत एक ऐसे समय से होती है जब एक बेहद खतरनाक राक्षस अचानक सामने आ जाता है। मुख्य पात्र हैरान होकर सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इस तरह के राक्षस का पहली बार सामने आना उस समय हुआ था जब खिलाड़ी ने पहली बार इस कल्टीवेशन दुनिया में प्रवेश किया था। लेकिन अभी तो वह समय आया ही नहीं है। तो फिर यह राक्षस इतनी जल्दी यहाँ कैसे दिखाई दे गया? क्या पिछली टाइमलाइन में कुछ ऐसा बदल गया है जिसके कारण घटनाएं समय से पहले घट रही हैं? तभी आसपास की धरती जोरदार तरीके से कांपने लगती है। हालात देखकर बाकी लोग घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब वे बुरी तरह फंस चुके हैं और शायद इस बार बचना मुश्किल होगा। लेकिन मुख्य पात्र उन्हें शांत करते हुए कहता है, घबराने की जरूरत नहीं है, हम अभी मरने वाले नहीं हैं। कुछ देर बाद उसे समझ आता है कि अभी जो भूकंप जैसा झटका आया था उसकी वजह से आसपास लगी छिपाने वाली फॉर्मेशन की आध्यात्मिक शक्ति कमजोर हो गई है। इस खतरे से बचने के लिए वह स्पिरिट स्टोन्स का इस्तेमाल करके फॉर्मेशन को दोबारा मजबूत करने की कोशिश करता है। वह अपनी क्षमता का इस्तेमाल करता है और फॉर्मेशन को स्थिर कर देता है। लेकिन उसके दिमाग में अभी भी एक सवाल घूम रहा है, आखिर ये फेसलेस जायंट इस समय क्यों दिखाई दिया? तभी उसे एहसास होता है कि मामला इतना आसान नहीं है। फेसलेस जायंट वहां से जा चुका था, लेकिन समस्या ये थी कि वह अकेला नहीं था। उसे पता चलता है कि छिपाने वाली फॉर्मेशन हाई टियर राक्षसों के खिलाफ पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। अभी अभी फेसलेस जायंट ने उन्हें महसूस कर लेना चाहिए था, लेकिन उसने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इससे मुख्य पात्र को और भी ज्यादा शक होने लगता है। उसे महसूस होता है कि कोई बहुत बड़ी घटना होने वाली है। तभी वह देखता है कि कई खतरनाक राक्षस एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उसे लगता है कि वे सभी कहीं जाने की जल्दी में हैं। फेसलेस जायंट की तरह बाकी राक्षस भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब उसके मन में एक नया सवाल पैदा होता है, आखिर इतने सारे हाई टियर राक्षस जा कहाँ रहे हैं? इसी बीच वह एक खास राक्षस का पीछा करना शुरू कर देता है। वह सोचता है कि वह इस बुद्धिमान किस्म के राक्षस को किसी भी हालत में भागने नहीं देगा। अपनी क्षमता का इस्तेमाल करके वह तेजी से उसके करीब पहुंचने लगता है।
अचानक सिस्टम से उसे शक्ति प्राप्त होती है और उसकी सोल पावर बढ़ जाती है। लेकिन तभी उसे एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। यह कोई सामान्य राक्षसों की गतिविधि नहीं थी। ये डेमोनिक आर्मी का एक गुप्त अभियान था। उनका लक्ष्य दक्षिण दिशा की ओर बढ़ रहा था और आदेश था, फेसलेस जायंट और ब्लड ड्रिंकिंग आर्मी पूरी ताकत के साथ हमला करे। अब मुख्य पात्र समझ जाता है कि राक्षस किसी सामान्य लड़ाई की तैयारी नहीं कर रहे हैं। वे बहुत बड़े स्तर पर अपनी सेना इकट्ठी कर रहे हैं। वह सोचने लगता है, क्या ये लोग किसी बड़े युद्ध की शुरुआत करने वाले हैं? लेकिन फिर उसे अपनी पुरानी यादें याद आती हैं। उसे याद है कि कल्टीवेशन दुनिया के शुरुआती दिनों में इंसानों और राक्षसों के बीच ऐसी कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई थी। तो फिर इतनी बड़ी सेना क्यों इकट्ठी की जा रही है? क्या उनका असली लक्ष्य किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को अचानक हमला करके खत्म करना है? मुख्य पात्र इतिहास को याद करने की कोशिश करता है। फिर वह खुद से पूछता है, आज तारीख क्या है? उसे जवाब मिलता है 7 जून। ये तारीख सुनते ही उसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण याद आता है। उसे याद आता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में 2 बेहद शक्तिशाली कल्टीवेटर राक्षसों के अचानक हमले में मारे जाने वाले हैं। एक है सेक्रेट सेक्ट के सुप्रीम एल्डर और ग्रैंड मास्टर ऑफ द फॉर्मेशन पुंग सुनसी, और दूसरी है सेलेस्टियल सेक्ट की सेक्रेट मेडन निंग यूचान। दोनों ही अपने समय के टॉप टियर कल्टीवेटर हैं। अगर इन दोनों की मृत्यु नहीं होती तो शायद भविष्य में इंसानों का पूरी तरह विनाश भी नहीं होता। अब मुख्य पात्र को समझ आने लगता है कि राक्षसों की यह पूरी गतिविधि आखिर किस दिशा में जा रही है। लेकिन एक समस्या अभी भी है, उसकी वर्तमान कल्टीवेशन शक्ति इतनी अधिक नहीं है कि वह अकेले इस पूरी स्थिति को बदल सके। तभी अचानक सिस्टम की ओर से एक नया नोटिफिकेशन आता है। सिस्टम बताता है कि खिलाड़ी गु चिंगशान इस दुनिया में 24 घंटे तक रह चुका है। अब उसे वापस वास्तविक दुनिया में लौटना होगा।